बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बांझपन पे सबसे पहले, और हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कि औलाद जो है वो हज़ार नेमत है। औलाद एक ऐसी नेमत है जिसकी ख्वाहिश सब रखते हैं। जैसी शादी होती है तो सबसे पहले जो दुआएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो लगाना शुरू कर देते हैं लोग। कोई कहता है कि हमने बेटा चाहिए, कोई कहता है हमें बेटी चाहिए। हर तरीके की ख्वाहिश जो है वो जन्म ले लेती है। तो ये बनता है, इसलिए बनता है कि औलाद जिनके पास नहीं है ना नाज़रीन, उनसे पूछा जाए कि उनको कितनी तकलीफ़ होती है, उनको कितना दर्द होता है, कितनी दुआएं मांगते हैं, किस किस को कहते हैं यार तुम दुआ करना कि हमें बेटा हो जाए, यार तुम दुआ करना कि हमें बेटी हो जाए। बड़ी दुआएं की जाती हैं और इसकी कदर सिर्फ़ और सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके पास औलाद नहीं है। इसलिए अगर किसी को दुआ भी देनी हो, किसी शादीशुदा जोड़े को, जैसी जब उनकी शादी हो तो उनको आप दुआ दें कि अल्लाह ताला तुम्हें बहुत साले नेक अच्छी औलाद दे, सेहतमंद औलाद दे। और पता है, ये एक दस्तूर भी है, ज़माना भी है कि जो आपकी औलाद है वो आगे आपकी नस्ल को लेके चलाती है, आपके कारोबार को, आपके काम को, फिर आपका बुढ़ापा आपको संभालती है। वैसे तो अब ऐसा भी दौर आ गया है कि लोग माँ बाप को पूछते ही कोई नहीं है, मगर अस्तग़फिरुल्लाह, जिन माँ बाप ने हमें बचपन में स्पेशली पाला होता है, प्यार किया होता है, हमारी एक चीज़ का ख्याल टेक केयर की होती है, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि जब हम अपने माँ बाप की बुढ़ापे की एज आए तो उसमें उनका बहुत ख्याल रखें, उनकी टेक केयर करें उसी तरह जिस तरह से उन्होंने हमारी बचपन में की। तो ये एक लेन देन का भी मामला है कि कोई जब किसी के बचपन से उसको एक पौधे को पानी डाल डाल के बड़ा करते हैं तो उसके बाद फिर वही पौधा जो है उनका सहारा बनता है, जो वो पौधा उगाते हैं। वो कहते हैं ना, माँ बाप कह सकते हैं अपनी औलाद को कि ये पौधा मैंने उगाया था, ये मेरे हाथ का पौधा है, ये माँ बाप कह सकते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी नेक साले औलाद की सब दुआएं करते हैं कि सेहतमंद औलाद हो, हेल्दी बच्चा पैदा हो। तो वाई नॉट। तो जो लोग बांझ हैं या जिनके घर औलाद नहीं है और वो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, तो आज उसी के लिए हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छी सुपर डुपर डॉक्टर है, मैं कहती हूँ बड़ी समझदार हैं, बहुत इनकी रिसर्च है, पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं। आज फिर हमने इनको मदऊ किया ख़ास तौर पे ताकि हम इसके ऊपर बात करें, इनफर्टिलिटी के ऊपर। डॉक्टर सना नज़ीर हमारे साथ बैठी हैं, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक ठाक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर सना, ये टॉपिक वैसे तो बड़ा सेंसिटिव है, आपको पता है, इससे तो बड़ी इमोशंस भी जुड़े होते हैं। आपके पास जो क्लाइंट्स आते होंगे बड़ी उम्मीदें लेकर आते होंगे, कोई बेटी की ख्वाहिश, कोई बेटे की ख्वाहिश, और कोई ऐसे भी आते होंगे जो कहते होंगे जो भी हो बस हमें औलाद नसीब हो जाए। ऐसे ही है? जी बिल्कुल औलाद ऐसा ही की है। ख्वाहिश में। और स्पेशली हमारे पास तो लाइक 20-20 सालों से जिनके बेबी नहीं होता वो भी आ रहे होते हैं, और उनके लिए एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे पॉजिटिव आना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो रही होती है। वो इतने हैप्पी होते हैं उस पर भी। तो ये एक वाकई ही बेऔलादी मसला बढ़ता चला जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब स्पीडीली ये जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है एक्चुअली। तो डॉक्टर साहब, ये इतने ज़्यादा बेऔलादी के केसेस क्यों बढ़ गए हैं? पहले तो ऐसे सुनने में नहीं आता, तो अब क्यों इतने ज़्यादा केसेस सुनने को मिलते हैं कि बेऔलादी का केस है इनके साथ? एग्जैक्टली, आप देखिए हमारे पुराने नाना परनाना उनके 10-10 बच्चे होते थे, कोई इशू ही नहीं होता था। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या लाइफस्टाइल वो कर रहे थे फॉलो और हम कर रहे हैं। हमारे लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा रोल जो है वो फूड का है। आप देखिए हम फूड में जंक फूड बहुत ज़्यादा, इवन हम अपने बच्चों को भी बड़े शौक से दे रहे होते हैं, लेकिन जंक फूड में सबसे पहले तो हमारा जो चिकन है उसकी जो फूड है वो जस्ट हार्मोन्स हैं। अगर कोई घर में जानवर पले हों, चिकन तो दा बेस्ट है, लेकिन अगर आप देखें जो हमारी बाहर से मिलते हैं तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है। नॉट ओनली फीमेल, मेल में भी यही इशू आ रहा है। तो जंक फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस फूड जो लेते हैं, इवन जो फूड का में आप जूसेस ले रहे होते हैं, क्योंकि वो हाई इन अगर आप कोई भी चीज़ शुगर की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है तो वो भी एक तरह की बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाती है और एक नेचुरल प्रेगनेंसी के अमल को रोकती है। तो मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहूँगी, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, बल्कि वही कर लें जो हमारे नाना परदादा, उन लोगों की लाइफ बहुत सिंपल थी। रात को जल्दी सोना, थोड़ा मोबाइल रहना। हम तो यहाँ यूजुअली जिसके पास भी ट्रांसपोर्ट है
वो थोड़ा सा भी शॉपिंग करने भी जाएगा तो वो अपनी व्हीकल पे, ट्रांसपोर्ट पे चलने के अमल को हमारे यहाँ अच्छा, कम कर दिया ट्रांसपोर्ट पे गया। जाएंगे और जिधर भी गाड़ी खड़ी करनी होगी, पार्क करनी होगी, कहीं पे भी कर देंगे, जैसे हमारे बाप की सड़क ये तो नंदन है का जाएं तो वहाँ पर दूर दूर जो है ना पार्किंग एरियाज, घर के रिहायशी भी वहाँ पर अपने घरों के बाहर ऐसे आम पार्क नहीं कर सकते, दे हैव टू पार्क समवेयर, यू नो, एक पार्किंग एरिया होता है और फिर वो वॉक करके जाते हैं। फाइन इतना देना पड़ता है लेकिन लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। और हमने खुद ही रातों को देर से सोना, लाइक सुबह सोते से भी प्रेगनेंसी डिले होती है। आप देखिए एक हार्मोन है, रिसर्च शो करती है मेलाटोनिन, वो डीप स्लीप में प्रोड्यूस होता है ब्रेन से। अच्छा, और वो एक कॉल में शामिल कर लूं, क्वालिटी शबाना की कॉल है, फिर ना हम इसी बातों को डिस्कस भी करेंगे, मगर मैं ये चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो लाइव कॉल करेंगे अभी, जो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, कोई आपका मसला है तो प्लीज़ पूछिए, गो हेड। शबाना जी क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिजा मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? ग्रेट, क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछेंगी जी? जी मेरी ना मतलब मैं खुद भी, मेरी सिस्टर है वो भी, और मतलब हमारी फैमिली में तकरीबन 13-14 बच्ची हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, जिनको ये बेऔलादी का मसला है। मेरे मियाँ की दूसरी शादी है, ठीक है, मुझे पता नहीं है, मतलब मुझे बता रहे हैं मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल कुछ बता रहे हैं कि मेरे मियाँ ने ऑपरेट करवाया हुआ है, जैसे वो मेल नसबंदी करवाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे कि ये क्या मामला है क्या नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये, मैं उनको कहती हूँ डॉक्टर के पास चले, हम अपना कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो नहीं मान रहे, वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ, देखो मेरे तो पहले बच्चे हैं तो मेरे प्रॉब्लम है, मैं डायबिटीज पेशेंट भी हूँ, तो प्लीज मेरी कोई सिलसिले में हेल्प करें। आप बात कीजिएगा, आपको समझ आ रहा है प्रॉब्लम इनका? थोड़ी सी वॉइस का इशू हो रहा है। मैं आपको समझाती हूँ, इनकी दूसरी शादी है, इनके जो हस्बैंड है उनके उस शादी से पहले बच्चे हैं, ठीक है। ये कह रही हैं कि हमारी फैमिली में जो है ना बे औलादी का मसला है, ओके। अब ये अगर अपने हस्बैंड को कहती हैं कि चलें हम डॉक्टर के पास चलते हैं, हम ट्रीट कराते हैं, तो वो नहीं जाते, वो अपना भी कोई टेस्ट नहीं करवाते, तो इन्हें ये डाउट है कि उनमें प्रॉब्लम है कोई, तो व्हाट यू से? शुबाना ने बताया। जी शबाना। अच्छा शुबाना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप दोनों को आना चाहिए इनफर्टिलिटी सेंटर पर और वहाँ बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए। और हस्बैंड का तो बहुत ही सिंपल टेस्ट, एक सीमा एनालिसिस होता है जिससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उनके लिए भी तसल्ली हो सकती है। देखें, पहले बेबी होना ये नहीं बताता कि अब भी बेबी हो सकता है, माइट भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो उनकी तरफ से, पहले बेबी हुए हैं, अब कोई ऐसा फैक्टर आ गया हो, लेकिन वो ट्रीटेबल हो। तो बेहतर ये है कि आप दोनों इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाएं और उनसे आप जस्ट अपने टेस्ट करवाएं और कुछ टॉनिक्स लें। अगर आप दोनों ठीक हैं तो टॉनिक से काम। क्या कह रही है जी शबाना? मुझे कुछ रिश्तेदार है, उन्होंने बताया कि आपके मियाँ ने नसबंदी कराई है। अब मुझे नहीं पता वो नसबंदी का नसबंदी कराई है मियाँ ने। नसबंदी क्या होता है? मतलब कहते, मुझे नहीं पता ये क्या है। नसबंदी एक परमानेंट मेथड होता है जिससे आप मुझे कैसे पता चलेगा? जी शुबाना, नसबंदी भी हो गई हो तब भी लाइक आप कहें कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा एडवांस होता है, लेकिन IVF हो सकता है। लेकिन ये टोटली आपके हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि एक दफ़ा वो टेस्ट करवाएं, उसके बाद जो है जो भी ट्रीटमेंट होगा उन्हें हम लोग दे सकते हैं, स्पेशली उन्हें अगर टॉनिक्स की ज़रूरत है। लेकिन मैं अभी सॉरी टू से आपके हस्बैंड की रिपोर्ट देखे बगैर कुछ भी नहीं कमेंट कर सकती। और जहाँ तक सबसे पहले उनका टेस्ट कराना ज़रूरी है ना, कि पहले तो आपने काउंसलिंग अपने मियाँ की करनी है, कन्विंस करना है कि वो पहले टेस्ट के लिए जाएं। जी। क्योंकि मर्द जो है वो तो कहता है हमारे पास पेशेंट आती हैं फीमेल 10-10 सालों से ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, हालांकि उनका इशू नहीं होता, और मेल जो है वो एक सिंपल, जो सबसे सिंपल टेस्ट है वो करवाते हुए रिलक्टेंट होते हैं। तो ये सोच को बदलना होगा, क्योंकि बेबी तो आप दोनों का है ना, जब होगा तो आप दोनों खुश होंगे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का शुक्रिया, आपको जवाब मिल गया होगा। मगर मुझे एक बात बताइए कि ये नसबंदी क्या होता है? ये तो पहली मरतबा सुना है मैंने। ये डेफिनेटली जो मेल ऑर्गन, जो स्पर्म्स आ रहे होती हैं उनके वे को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। स्पेशली जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो आपको पता है परमानेंट मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के 2 होते हैं, फीमेल के भी ट्यूब्स बंद कर देते हैं, तो मेल भी एक तरह की ट्यूब ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे मर्द को कोई साइड इफेक्ट या कोई बीमारियां? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जिनके ज़्यादा बेबी होते हैं इट्स अ वेरी गुड के वो ये प्रोसीजर करवा लें। जैसे उनकी पहले शादी हुई है तो माइट भी उन्होंने ऐसा कुछ प्रोसीजर करवाया, उसके बाद भी वो उसका ट्रीटमेंट, अगर आप रिसर्च लाइक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, एडवांस ट्रीटमेंट,
तो वो ट्यूब्स ओपन करने की भी ट्राई की जा सकती है, और उसके बगैर IVF भी हो सकता है अगर अफोर्डेबिलिटी हो। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। ठीक है, वेलकम बैक। इनफर्टिलिटी के ऊपर बात करें, डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद है, हमें गाइड कर रही हैं और शी इज़ एक्सपर्ट, तो हम इनसे सारे सवाल करें। आप लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला है और बेऔलादी का कोई मसला, बांझ पड़ने का कोई मसला, तो आप प्लीज़ आप कॉल करके अपना मसला जो है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं डॉक्टर साहिबा से। अच्छा, मैं ये पूछना चाही थी कि ये वेट अगर औरतों का बढ़ जाए उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं टिकती, इज़ दैट राइट? ऑफ कोर्स, नॉट ओनली फीमेल, मेल का भी अगर वेट बढ़ता है तो आपकी चांसेस बेबी ना होने के थोड़े बढ़ जाते हैं। वाई? बिकॉज आपका जो वेट है वो आपके हार्मोनल इनबैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेल को आप देख लें, उनमें अगर वेट बढ़ता है तो जो उनके हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वो कन्वर्ट हो जाती हैं एस्ट्रोजन में, जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन बढ़ता जाता है और उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बेबी ना होने की वजह बन सकती है। इसी तरह फीमेल का भी यही है कि अगर आपकी वेट बढ़ रहा होता है तो उसमें इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उसको बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। और इंसुलिन एक ऐसा आपके लिए हार्मोन है जो कि एक तरह का वेट बिल्डअप करने में ज़्यादा एक रोल प्ले करता है। तो वेट को कंट्रोल करना, अगर किसी का बेबी नहीं हो रहा और उनका BMI ज़्यादा है, जो कि वेट एंड हाइट रेशो होती है, तो उनको उस पर लाइक आप वेट को कंट्रोल करें तो किसी ट्रीटमेंट के बगैर भी आपके नेचुरल बेबी के चांसेस हो सकते हैं। और अगर थायराइड पेशेंट्स हैं कोई, तो उनको भी क्या प्रॉब्लम होती है? PCOS? एग्जैक्टली, थायराइड और PCO का एक दूसरे के साथ लिंक है, ये भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो जब थायराइड हार्मोन ही एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, और जिसको भी PCO होता है उसमें थोड़ा बहुत थायराइड हार्मोन के लेवल TSH मतलब अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो अपना थायराइड टेस्ट भी करवाएं, चेक करवाएं। बल्कि 4 टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक FSH, LH है, अच्छा, प्रोलैक्टिन एंड TSH। ये 4 बेसिक टेस्ट हैं और ये ज़रूर करवाने चाहिए। अगर इनसे ही आपको पता चल जाएगा कि क्या मसला है, तो जस्ट कुछ मेडिसिन ही आपके लिए जो हैं वो आपको प्रेगनेंसी PCO के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पहले बताइए देखने वालों को कि ये है क्या और ये क्यों हो जाता है, इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं? एक्चुअली PCO एक तो हमारी पॉपुलेशन जो है, एशियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, और उसमें हमने देखा है कि आजकल मेरे पास से मैरिड नहीं, अनमैरिड काफ़ी फीमेल्स, गर्ल्स आ रही हैं टीन एज ग्रुप की, और उनका भी यही मसला है, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, चेहरे पे बाल हो रहे हैं और वेट गेन कर रहे हैं। उससे जस्ट आपकी एक फ़िज़िकल तो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी बुरी तरह अफेक्ट होती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो हेयरी लगे या वेट गेन हो। तो अब ये होता क्यों तो है? ये हो क्यों जाता है? जी, हाँ, जी। और मतलब क्या एकदम से हो जाता है? इसमें भी डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर का बहुत रोल है। आप ये जंक फूड बहुत ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं उसका भी रोल है। डेफिनेटली फैमिलियल, जैसे अभी आपने लास्ट जो कॉल थी शुबाना, उन्होंने बताया कि हमारे बेबीज़ नहीं होते, बहुत सारे लोगों के माइट भी उनकी फैमिली में एक PCO का मसला चल रहा हो, इसकी वजह से इनहेरिटेड। लेकिन PCO के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, PCO इज़ नथिंग। अगर आपको उसका आइडिया हो जाए उसे कैसे मैनेज करना है, तो आपके 1 नहीं 4 भी बच्चे हो सकते हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि आप वेट अगर रिड्यूस कर लेंगी, आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगी, यानी आप 40-50 मिनट वॉक करेंगे, आप कुछ ऐसी हेल्दी डाइट लेंगे और कुछ सप्लीमेंट लेंगे, तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी हो तो जाए। क्या वैसे PCO जो अगर कोई पेशेंट है तो PCO हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है अगर उसकी अच्छी तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए? देखिए, ख़त्म PCO है तो उसकी सिम्टम कम्प्लीटली एक तरह की ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी को PCO है तो है, ये नहीं है कि वो आपको जड़ से ख़त्म होगा, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे तो आपको उसकी सिम्टम, यानी पीरियड, आपके माहवारी ठीक हो जाएगी, आपके बेबी हो जाएगा, आपके चेहरे के बाल ख़त्म हो जाएंगे, वज़न कम हो जाएगा, तो और क्या चाहिए? यानी उसके सिम्टम कंप्लीट आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मर्दों में कौन से ऐसे मतलब बांझपन के मसले जो कभी ठीक नहीं हो सकते? मर्दों में अगर जेनेटिक है, यानी कि अगर फैमिली में ही बेबीज़ कम हो रहे हैं, वो ख़ुद भी एक ही, उनके फादर एक हैं, फिर आगे बच्चा एक हुआ, और आप देखेंगे उनकी फैमिली में टोटल बच्चों की एक तरह की कम तनासुब है बच्चों के होने का। दूसरा जो मेन अगर हम सीम एनालिसिस कराते हैं उसमें स्पर्म्स नहीं आते, जिसे एजोजूस्पर्मिया बोलते हैं, तो उसमें डेफिनेटली बेबी के एक तरह का जो है वो ना होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा हो इशू, तो फिर भी हम उन्हें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट देकर
एक तरह की जो अगर बायोप्सी कर लेते हैं, लाइक मेल डॉक्टर्स जो हैं वो उसमें से स्पर्म जो हैं प्राइवेट पार्ट में से निकाल कर तब IVF कर सकते हैं। तो आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर कोई रीज़न्स हों जिसकी वजह से स्पर्म्स नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से लाइक उनका छोटा सा ऑपरेट करके चेक कर लेते हैं कि अगर बॉडी स्पर्म्स बना रही है मेल की, तो वो यूज़ करके एक IVF यानी एग और स्पर्म को यूनाइट करके एक बेबी बनाकर वो उनकी मिसेस में रखा जा सकता अच्छा, है। ये भी बता दीजिए कि ये जो मर्द के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका इलाज मुमकिन है, वो कौन कौन से हैं, ताकि लोग अपनी ट्रीटमेंट करवा लें? जी, मर्द के तो डेफिनेटली है, इसीलिए हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों आएँ, क्योंकि मर्द के जो मेन इश्यूज़ हैं वो स्पर्म जो जर्सों में होती हैं उनकी मोर्टेलिटी, उनकी साख्त, उनकी रफ्तार और का इशू होता है। जो रफ्तार है उससे बेहतर किया जा सकता है अगर वो सिगरेट पी रहे हैं उसे 6 मंथ के लिए स्टॉप कर दें। इसी तरीके से अपने लाइफस्टाइल को बदलें। जंक फूड का उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। और कुछ सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक लेना, विटामिन C लेना, विटामिन D लेना, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंटल ऐसे फैक्टर है और हमारी डाइट में भी सप्लीमेंट और विटामिन्स की डेफिशिएंसी अगर होती है, तो अगर ऐसा कोई होता है और उनकी रिपोर्ट में होता है कि माइल्ड प्रॉब्लम है, कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ट्रीटेबल है। वो आप सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके कुछ सप्लीमेंट लेके, और इवन कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो दे के। अच्छा, सांगला हो से सकता है। अजीम साहब की कॉल है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम साहब। अजीम साहब, टीवी का वॉल्यूम बंद करना पड़ेगा, मुझे आवाज़ नहीं आएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी, क्या पूछना चाहेंगे अजीम साहब? सर शादी को 7 माह हो गए, शादी को 7 माह हो गए, ठीक है। फिर हाँ जी, हाँ जी, 7 माह हो गए, प्रेगनेंट का बहुत मसला आ रहा है, इसलिए आपको मशवरा लेने डॉक्टर साहब। रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब से मशवरा लेना है भाई। जी, वो मशवरा का सवाल क्लियर नहीं आ रहा उनको। मैं ये कह रहा हूँ, प्रेगनेंट का मसला आ रहा है, मशवरा लेना है कोई। अच्छा, टेस्ट। हाँ जी। अगर 7 महीनों का बता 7 रहे माह हो हैं, गए शादी को, तो बच्चा नहीं हो रहा, मशवरा लेना चाह रहे हैं। 7 महीनों का एक्चुअली अगर आपकी एज 35 से कम है और लाइक आपकी 40 और आपकी मिसेस की 35 से कम है, तो यू नीड टू वेट फॉर 1 ईयर। आप नेचुरली ट्राई करें 1 ईयर के लिए, अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इशू आ रहा है मेडिकली, तो आप उससे पहले भी इनफर्टिलिटी सेंटर पे जा सकते हैं। और ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको बेबी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेहतर ये है कि आप एक ही जगह जाएं जहाँ पर मेल के भी टेस्ट होते हों, फीमेल के भी टेस्ट होते हों और एडवांस ट्रीटमेंट हो। हमारे यहाँ ये है कि कोई भी मेल का प्रॉब्लम होता है तो वो सबसे पहले तो क्वैक से हकीमों से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं। उसके बाद फिर वो कोई जर्नल डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनसे सप्लीमेंट लेते हैं। हम तक जब पहुंचते हैं ना, तो वो केस काफ़ी डिटेरिएट हो जाता है। मैं अक्सर पेशेंट मेरे तकरीबन लाइक अगर 35 से कम है और मुझे लगता है कि अभी एज इतनी ज़्यादा नहीं है और 7 महीने होते हैं, तो मैं जब सप्लीमेंट लिखती हूँ और कहती हूँ कि आप नेचुरली 1 ईयर के लिए ट्राई करें, और अगर नहीं होता तो आएँ, और मुझे खुशी होगी कि आप मुझे गुड न्यूज़ सुनाएं। और अच्छा, आप मतलब यकीन करें शादी के बहुत बाद सारे- 1 साल जो नेचुरली ट्राई करना, अगर फिर कोई इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं, देन डॉक्टर को या, रिव्यू करना है। बिल्कुल। उससे आप पहले supplement प्रेशर ले मेंटली। सकते हैं। अच्छा, कभी ये भी होता है कि समटाइम्स प्रेशर बहुत ज़्यादा हो मेंटली, आप स्टक हुए हुए हैं कि भाई प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, तो उस वजह से भी नहीं हो रही होती। Is बहुत that right? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस से नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस में उसका रोल है। तो कि आपके हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल, वो इंक्रीज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस ही बेबी होने से रोक रहा होता है। तो जो न्यू कपल है उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। 1 ईयर तक उन्हें चाहिए पूरी फैमिली को कि बार बार न्यूज़ का ना पूछें, और स्पेशली उन्हें टाइम दें एक दूसरे के साथ। तो मोस्ट लाइकली तकरीबन आप कह लें 84% तो चांसेस हैं कि दे कैन कंसीव ईजीली। जो नहीं हो वो फिर हमारे पास हैं। और ये जो मिथ है कि CAC 1000 की कैल्शियम की जो गोलियां पानी में पीनी है फॉर द इम्यून सिस्टम, फिर उसके अलावा वो जिंक की जो गोलियां हैं वो खानी है फॉर द प्रेगनेंसी, जो एक औरत को तैयार कर रहे होते हैं जब, तो ये सब कुछ जब प्रेगनेंसी ट्राई करना, तो ये खानी ज़रूरी है क्या?
एक्चुअली हमारी डॉक्टर्स भी अगर recommend करते हमारी हैं। डाइट परफेक्ट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, हम आयरन विटामिन्स की ले गोलियां रहे भी हैं। देते हैं। हाँ जी, एक्चुअली हमारी फीमेल एनीमिक है। अदरवाइज़ हमें अगर डाइट, मैं यूके में हूँ तो मैं किसी को भी ना दूँ, जस्ट विटामिन डी ही दूँ क्योंकि वहाँ डेफिशिएंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इतनी डाइट पे ध्यान नहीं है दिया जाता है और ये जंक फूड पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो विटामिन डेफिशिएंसी होती है। तो जस्ट कुछ सप्लीमेंट देने से ही मैंने देखा है कि काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, स्पेशली विटामिन डी। जस्ट अच्छा? विटामिन डी जो है वो इतना डेफिशिएंट आजकल आ रहा है कि अगर आप विटामिन डी पेशेंट्स का पूरा करें, हस्बैंड वाइफ का, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रोल है। और फॉलिक एसिड हम कहते हैं कि बेबी एबनॉर्मल ना हो इसलिए देते हैं, लेकिन और नहीं, जिंक? फॉलिक एसिड हर मेल फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है। जिंक फीमेल के लिए ज़रूरी है, जिंक का होना, जिंक जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तभी स्टार्ट कर दें, सप्लीमेंट इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं है। और इसके साथ लाइफस्टाइल इंप्रूव करें, ठीक। रात को जल्दी सोएं, पानी का इंटेक बढ़ा दें, फ्रूट्स वेजिटेबल खाएं, जंक फूड से अवॉइड करें। ठीक तो है। बहुत आरिफ chances वाले से सलमा की कॉल है, कुछ पूछना चाह रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सलमा। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। मैं सनिया हूँ, सलमा नहीं हूँ, सनिया। अच्छा सनिया हाँ जी। सनिया जी बेटा। हाँ जी जी। हाँ जी, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने डॉक्टर साहबा से पूछना था कुछ। हाँ जी। थैंक यू जी, पूछिए। तो हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि आप मेरे ना 2 बच्चे हैं। एक मेरा बेटा 7 साल एक बेटा 7 साल का। बोलने के, एक 7 साल का है और एक 5 साल का है। ठीक। तो वो हमारी कजन मैरिज थी ना, तो इस वजह से मेरे बच्चों में कुछ मसले मसाइल, बहुत ज्यादा बोलने के मामले में थोड़ा सा ऑटिज्म का मसला भी था। तो इस वजह से ना बहुत, यानी कि बहुत कुछ बच्चों का मैंने स्पीच थेरेपी भी करवाई। बहुत से पढ़ने के मामले में भी जितने दूसरे बच्चों जितने नहीं है, मतलब वीक हैं थोड़े से ना, लफ्जों की पहचान भी इतनी नहीं होती। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे दे। मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे वो भी इनकी तरह हुई, इनके जैसे मसले मसाइल हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहबा से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसे हालात है कि जिसकी वजह से जो बच्चे ऐसे ना हो वो ठीक हो सकते हैं? मतलब परेशान है, माँ है ना, परेशान है। आप फोन पे हमारे साथ ही रहें, ये सनिया? बता रहे हैं जी। सनिया बताइएगा। नाम बताया, सनिया। हाँ सनिया सनिया। जी। अच्छा जी सनिया, आई एम रियली सॉरी फॉर योर बेबी के को तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो माँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, और आपका क्वेश्चन भी जेन्युइन है, आपको स्ट्रेस लेवल भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके बेबीज़ का प्रॉब्लम क्या है। जेनेटिक प्रॉब्लम कुछ होते हैं जो हर बच्चे में आ रहे होते हैं कि जितनी बार भी आप लोग कंसीव करोगे, और कुछ होते हैं 50%, यानी किसी बेबी में आएंगे और किसी में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो आपके बेबीज़ की डायग्नोसिस होना ज़रूरी है कि उनका मसला क्या है, एक टिपिकल कोई डिज़ीज़ है क्या है, ताकि अगर वो फैक्टर है कि वो हर बेबी में आएगा तो डेफिनेटली फिर आप कोशिश करें कि cousin कंसीव marriage ना की वजह करें। से भी वो उनको है। कज़न मैरिज की। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि किसी बेबी में आ रहा है, लाइक 50% ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी में आएगा और कोई हेल्दी बेबी होगा। अच्छा, इस तरह ऐसा भी पैटर्न होता है। तो ये तो आपको आपके डॉक्टर जो बेबी डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिशियंस, वो आपको बता सकते हैं कि क्या डायग्नोसिस है, और फिर हमारे पास आप आएंगे तो हम बता सकते हैं कि जी ये वाला प्रॉब्लम आपको सब बेबीज़ में हो सकता है। मतलब इनको डॉक्टर को दिखाना हाँ, चाहिए, दिखाना foreigners पे, चाहिए। हाँ? और ये बल्कि अच्छा है आपने कि आप 35 से अगर एज कम है तो आप ट्रीटमेंट लें, और अगर ऐसा कोई चांसेस हैं कि आपका चांसेस हेल्दी बेबी होने के हैं तो आप 35 से पहले कंसीव कर लें, ताकि वो 35 के बाद जो उम्र का इफेक्ट आता है कि एबनॉर्मल बेबी होने का, वो ना हो सके। ठीक है। तो आप क्वेश्चन ठीक बहुत है, एक valid और है। कॉल है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे, पूछिए हमजा भाई। मैडम मैं ये कहना चाह रहा था कि मैडम से मशवरा लेना था जी। कि हमारी शादी तो हो गई है 2 से 2.5 साल ना। 2.5 साल शादी को हो गए, ठीक है। जी, तो अभी तक हमारे यहाँ बेबी नहीं हो रहा। अब हमारे पास बेबी नहीं हो रहा हमारा, ठीक है, ओके। तो इसका मशवरा, ठीक है, मैं अभी डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपने कहा साल का वेट करना चाहिए, ठीक है। अब कौन सी ऐसी चीज़ें खानी में, विटामिन्स में अगर बता दें तो, क्योंकि 2.5 साल हुए शादी को तो एज कम ही होगी, यंग ही एज के होंगे। पता नहीं आजकल डेट भी हो आप रही है। एज क्या है बेगम की? उनकी 24 है मैडम, 24, और मेरी 24 28 है।
ओके, इनकी भी छोटी है, हाँ 28 जी। 23। तो हमसा ऐसा है कि अगर 2-3 साल आपके हुए हैं तो आपको ज़रूर रजू करना चाहिए इनफर्टिलिटी सेंटर पे। वहाँ अपने बेसिक टेस्ट ज़रूर करवा लें। कुछ आप विटामिन्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दें जो पहले वो खा के और ट्राई करें। आप जब पूरी हिस्ट्री देंगे ना, फॉर एग्जांपल आपकी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री ली जाएगी आपकी वाइफ की, तो अब टाइम है कि आप पहले देखें कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर प्रॉब्लम गई है तो उसका अगर वो ट्रीटेबल प्रॉब्लम है तो आप ट्रीट करवाएं, और अगर वो ट्रीटेबल नहीं है तब आपको परेशान होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप अपने बेसिक टेस्ट करवाएं, अपनी वाइफ का अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक इनर स्कैन होता है जिसमें पता चल जाता है फीमेल के अंडे कितने हैं, उसका करवाएं, अपना टेस्ट करवाएं, और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर रिलैक्स हो जाएं। आप कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं जिससे आपके चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, लाइफस्टाइल परेशानी में वाली भी कोई improve- ऐसी बात नहीं, नहीं, easily आप you अपनी can लाइफस्टाइल conceive। को भी इम्प्रूव ठीक करें, है। स्ट्रेस लेवल को कम करें। अगर है। आप बिल्कुल ठीक ठीक हैं है। तो आपको डॉक्टर के पास जाने से रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है। ये नहीं आप सोचें डरें कि जी जाएंगे तो पता नहीं वो क्या कह थैंक देंगे। यू सो मच डॉक्टर सना, चलिए बहुत जी, बहुत शुक्रिया you are आपकी most तशरीफ आवरी का। welcome। आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी कॉल्स का भी जवाब दिया, लोगों को गाइड किया। आपको फिर हम मधु करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, हमारे पास ज़बरदस्त साइकेट्रिस्ट हैं और हम आज बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। आधी दुनिया तो डिप्रेशन का शिकार है। अगर मैं पूरी दुनिया भी खाऊँ तो सारे लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। छोटी छोटी बात का डिप्रेशन ले लेते हैं। अभी अगर मैंने शहद डाल दिया इसके अंदर और अगर इसको हिलाया नहीं तो मुझे इतनी छोटी बात का भी डिप्रेशन हो जाएगा। क्यों हम इतनी छोटी छोटी बातों का भी डिप्रेशन लेते हैं? ठीक है, अब अगर हमारा शो ख़त्म हो गया है, उसके बाद हमें कोई काम करना था, वो भूल गए और वो कर नहीं पाए, हमने उसका भी डिप्रेशन लेना। सारा दिन हम उसके डिप्रेशन में रहेंगे। वो टाइम निकल गया, वो काम होना था वो रह गया, वो कर नहीं सके। ठीक है, किसी को कॉल करनी थी, किसी को कॉल करके बात करनी थी, वो भूल जाएंगे। तो वो रात को सारा दिन उसके डिप्रेशन में सो नहीं पाएंगे, टेंशन में रहेंगे। छोटी छोटी बात का डिप्रेशन। किसी से कोई बात करेंगे, किसी ने अगर अच्छे मूड से, अच्छे लहजे से हमें जवाब नहीं दिया, उसकी नेचर का, उसके मुंह का, उसका डिप्रेशन भी हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि उसने ऐसे। किसी ने ज़िंदगी में आपको ना कर दिया, अब आपको ना सुनने की आदत नहीं है, उसका डिप्रेशन लेके बैठ जाते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, उसका डिप्रेशन ले लेंगे। रिज़ल्ट में ऊपर नीचे मार्क्स आ गए, उसका डिप्रेशन ले लेंगे। दर्जी ने कपड़े अच्छे नहीं सिए, तंग सी दिए, उसका डिप्रेशन ले लिए। औलाद ने बदतमीज़ी कर दिया, उसका डिप्रेशन। तो क्या सब चीज़ें डिप्रेशन से जुड़ी हुई हैं हमारी? हमें कुछ चीज़ें अल्लाह पे भी तो छोड़नी होती हैं। उसका काम है, वो खुदा है, उसने हमें बनाया है, उसका निज़ाम है, उसकी कायनात है। बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ के आपको अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल भी करना पड़ता है, आपको तवक्कल करना पड़ता है। मगर हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमने बस यही है कि बस ये भी डिप्रेशन है, ये ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन। इस पे बात करेंगे। प्लीज़ इस डिप्रेशन से निकलिए। आज हमारा ये जो प्रोग्राम है ख़ास आप लोगों को डिप्रेशन से निकालने के लिए। और ज़्यादातर क्यों डिप्रेशन होता है इस पर मैं बहुत छोटी बात करूँगी हमारे मौजूद मेहमान से, मगर मैं ज़्यादा बात करूँगी इसके हल के ऊपर, सल्यूशन के ऊपर। हमारे पास डॉक्टर बिस्मा इजाज़ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी? वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, आई एम फ़ाइन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े इंपॉर्टेंट मौजू के लिए हमें टाइम दिया है। बिस्मा, मुझे बताएं पहले कि डिप्रेशन होता क्यों है और हमारा माशरा इस डिप्रेशन का शिकार क्यों है? और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किस मुल्क में पाया जाता है ये भी बताइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने जिस तरह स्टार्ट किया और ऑडियंस को कुछ इलामात जो हैं वो उसकी बताई, वो मिक्स थी। मतलब वो कम्प्लीटली सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी नज़र आ रही थी। बेसिकली डिप्रेशन को डिफ़ाइन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आमतौर पे ये टर्म जो है वो लोगों की ज़ुबान पे इतनी ज़्यादा रवा हो चुकी हुई है कि वो किसी भी सिचुएशन में हो उन्होंने अपने आप को ये सिग्निफाई करना होता है कि दे आर अंडरगोइंग डिप्रेशन। हालांकि इस ऐसी बात नहीं होती। डिप्रेशन इज़ बेसिकली अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या एक साइकाइट्रिक इलनेस है जिसमें इंसान जो है वो लो मूड का शिकार रहता है। उसको बार बार रोने को दिल करता है बगैर वजह के, कोई सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं है, लेकिन उसका दिल करता है कि मैं रोता जाऊँ। किसी भी एज में ऑनसेट जो है इसका वो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है एडोलेसेंस एज में, यानी जो बच्चे 10, 11, 12 साल की एज में होते हैं उनमें भी चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। यस, डेफिनेटली। वर्ल्ड वाइड जो इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक ऑनसेट एज जो है वो 10 से 12 साल की उम्र जो है वो समझी जाती है, और अगर उस वक्त इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए या इसके साथ इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लिए जाएं तो फिर ये प्रोलॉन्ग करती है और एडल्ट लाइफ में बच्चे हैं वो किस चीज़ का ट्रॉमा डिप्रेशन लेते हैं? तालीम का
डिप्रेशन के लेते हैं, या रीजंस माँ जो बाप हैं का या फिजा, घर का या कोई टॉयज का या दोस्ती, लोगों को ना ये friendship, चीज़ खेलने कूदने का। समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन की वजह से नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिप्रेशन को डायग्नोज करने में देखी जाती है वो उसकी जेनेटिक बेसिस देखी जाती हैं कि अगर ख़ानदान में, पेरेंट्स में, फोर फादर्स में डिप्रेशन जो है उसकी एक रेशो नज़र आ रही है तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो आपके ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे हैं उनमें भी डिप्रेशन जो है वो नज़र आएगा। अच्छा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक पर्सन का जेनेटिक मेकअप है। आप विरासत में जैसे कुछ चीज़ें, आपकी आँखें जो हैं, आपका चेहरा जो है, आपके फेशियल फीचर्स जो हैं वो जिस तरह आपके माँ बाप से मैच करते हैं, उसी तरह माँ बाप की ज़हनी सेहत जो है वो भी आप में ट्रांसफ़र होती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक जेनेटिक ट्रांसमिशन के थ्रू भी डिप्रेशन या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर जेनेटिक सिचुएशन नहीं है तो फिर एनवायरमेंटल यानी आप जिस माहौल में रहते हैं उसके फैक्टर्स जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन के कॉज होने में। उसमें स्ट्रेसर कोई भी हो सकता है। एक पर्सन का थ्रेशोल्ड लेवल कितना है, उसकी सेंसिटिविटी का लेवल कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने माहौल में होने वाले फेलियर्स या नुकसानात जो उनसे किस तरह गो थ्रू करता है, और अगर वो उसको काबू नहीं पा रहा होता तो उसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब डिप्रेशन जो है वो, जैसे मैं आपको बता रही थी कि वीपिंग स्पेल्स या क्राइंग स्पेल्स हैं, इंसोम्निया यानी रात की नींद जो है वो उड़ जाती है, नींद नहीं आती, कई कई दिन इंसान जो है वो जागता रहता है, भूख जो है उसमें कमी का शिकार हो जाता है। दूसरी तरफ डिप्रेशन की एक ऐसी काइंड भी है जिसमें एक इंसान जो है वो इलेटेड मूड की तरफ जाता है, यानी उसका मूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है, आपको देख के लगेगा नहीं, आप कहेंगे डिप्रेशन तो ऐसा नहीं होता, लेकिन डिप्रेशन की भी एक काइंड है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें एक पोल जो है वो एक ऐसा पोल है जिसमें एक इंसान जो है इंतहाई इलेटेड मूड की तरफ है। ख़वातीन जो है वो बहुत लाउड मेकअप करेंगी, बहुत लाउड कलर के, ब्राइट कलर के ड्रेसेस पहनेंगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगी, और एट द अदर टाइम दे आर टोटली लो। सो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ डिप्रेशन जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन जिस डिप्रेशन की हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, डिसऑर्डर, यस दिस इज़ अ जिसमें बाइपोलर लाउड डिसऑर्डर। मेकअप, ज़बरदस्ती के ओवर मैचिंग चीज़ें, हाँ। अपने आप को एक्सट्रीमली एनर्जेटिक फील करना, अच्छा। आवाज़ की पिच जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी साइड पे, दूसरे टाइम पे आप उतनी ही डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, यानी अच्छा। आपका मूड जो है वो उतना ही लो है। ठीक है। एक और डिप्रेशन होता है जिसको सीजनल डिप्रेशन भी कहता है, जो मौसम के हिसाब से लोग जो होते हैं, जो कहते हैं जी ये बारिश का मौसम होता है तो हमें डिप्रेशन हो जाता है, हाँ, फॉगी वेदर होता है तो डिप्रेशन हो जाता है, एक्सट्रीम चिल्स होते हैं, विंटर्स होती हैं तो डिप्रेशन ये हो होता जाता है। मूड देखें, आपके एनवायरनमेंट है ना, आपके एनवायरनमेंट जब आपके मूड को कंट्रोल करती है, अच्छा। तो सीज़न के हिसाब से भी पीपल गो थ्रू डिप्रेसिव एपिसोड्स। अच्छा, अब सपोज एक घर में एक फ़र्द है, वो हर वक्त मुंह फुला के बैठे हुए हैं, गुस्से में हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, कोई बात करो तो हाँ ठीक है, रोटी क्यों नहीं गर्म है, ये क्यों है, चिक चिक, तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए क्या इलाज कहेंगे? ये पेशेंट्स जो है ना, ये डिप्रेशन से ज़्यादा पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं। अच्छा। इनकी पर्सनालिटीज़ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पर्सनालिटी आपको नहीं डिसऑर्डर्स लगता भी कि वो किसी डिप्रेशन का भी शिकार हैं कि हो जिसकी सकता वजह है। से ये डिप्रेसिव पर्सनालिटी, फॉर एग्जांपल ऐसा पर्सन है जो हर वक्त ही लो, उसकी पर्सनालिटी का फैक्टर है या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रहता है। एक ऐसा पर्सन है जो कि जिसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी कहते हैं, जिसमें पेशेंट जो इसका कल्प्रिट है यानी जो इसका विक्टिम है, वो उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो लोगों के ऊपर जिसको कहते हैं ना ताना कसना या उनको ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ऐसे भी लोग जो हैं वो हमारे आसपास नज़र आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी तारीफ़ करना पसंद करते हैं, उनको सिर्फ अपना आप नज़र आ रहा है, वो भी एक टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। हम क्योंकि हल्की तरफ चले, हम ब्रेक से जब वापस आएंगे ना तो डॉक्टर साहिबा हमने मैं आपको सिचुएशंस बताती जाऊंगी, आपने उनकी ट्रीटमेंट बतानी है, क्योंकि ऐसे फिर किसी को समझ नहीं आएगा। तो जो पहले मैंने बोला था उसका हम इलाज पूछेंगे कि एक बंदा घर में बैठ के बस इसी तरह बदतमीज़ी, गुस्सा, एटीट्यूड, ठीक है, उस और हर वक्त मुंह फुला के, रोने वाला मुंह फुला बना के बैठा हुआ है, उसका क्या इलाज है, ये आपने मुझे ब्रेक के बाद बताया। आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं या आप खुद ऐसे हैं, पूछें, शर्माना का इलाज कराएं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ पर बात करें डॉक्टर बिस्मा इजाज़ से कि ये जो डिप्रेशन है ये क्यों होता है। मैंने एक सिचुएशन यहाँ पर बताई थी, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली में, आप में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे छोड़िएगा नहीं, अगर कभी कहीं पे भी आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के डिप्रेशन में,
तो खुलिए, पूछिए, इलाज करवाइए अपना। तो आज आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं। मुझे बताइएगा, घर में कोई एक फ़र्द डिप्रेशन का शिकार है, मुंह फुला के बैठा है, रोने वाला फेस बनाया हुआ है, हर वक्त बात नहीं करना, जवाब नहीं देना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ा रहना, ऐसे लोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट आप तजवीज़ करेंगी? अच्छा, ये सिचुएशन जो है ना फ़िज़ा, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो जो इस प्रॉब्लम का शिकार है, जैसे वो पर्सन जो इरिटेबल मूड में है, और एक वो जो फैमिली है जो उसके साथ डील कर रही है। तो सबसे पहले अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो ये कि दे शुड बी एम्पैथेटिक, बिकॉज आम तौर पे ऐसे लोग जो इरिटेबल होते हैं उनकी फैमिलीज़ उनको इग्नोर करना शुरू कर देती हैं। वो इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझती कि वो भी एक इंसान है जिसको अटेंशन की ज़रूरत है, इसलिए उनका रिस्पॉन्स या रिएक्शन जो उनकी तरफ होता है बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव किस्म का होता है। तो उनके लिए ये है कि दे शुड हैव एन एम्पैथेटिक अप्रोच, और उसको बैठ के उसको सुनना ज़रूरी है। जहाँ तक बात है उस पर्सन की जो इरिटेबिलिटी का शिकार है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे कि उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं, क्योंकि आम तौर पे ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अलूफ़ रहना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा लोगों से मेल जोल अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब वो उस सिचुएशन में होते हैं तो दे फील फ्रस्ट्रेटेड। जो इंटरेस्ट उनके हैं, जिन सिचुएशन में वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उसमें अपने आप को एंगेज करें। हमारी जो सोसाइटी है उसमें आप देखते हो कि लोग जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते। सुबह उठा, नाश्ता किया, काम पे गए, कुर्सी पे बैठे रहे सारा दिन, और उसके बाद शाम को घर आए एंड खाना खाया और सो गए। पीपल डोंट नो द इफेक्टिवनेस ऑफ बीइंग फ़िज़िकल इन द सेंस कि दे शुड रेगुलरली टेक अ वॉक, बिकॉज 30 मिनट्स डेली वॉक जो है वो आपके मूड को इस हद तक चेंज करती है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं उनको आप देखें, वो हमेशा चहकते रहेंगे, वो हमेशा खुश रहेंगे, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल्स होती है। 9 बजे से उनको चॉकलेट्स भी, अगर सुबह 9 बजे से पहले उनको चॉकलेट्स खिलाई जाएँ तो क्या उनके हैप्पी हार्मोन्स जाग सकते हैं? इट डिपेंड्स। मैं वो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हूँ जो चॉकलेट इंटेक पे कभी भी ये नहीं कहती कि जिसको नहीं लेना चाहिए। पहले अगर चॉकलेट्स खिलाई जाए तो उसमें बड़े, वैसे तो सारा दिन भी खाने से हैप्पी हार्मोन्स जाग जाते हैं चॉकलेट से, बट रिसर्च ये थी कि उससे मोटापा भी नहीं होता, हेल्थ भी ख़राब नहीं होती, और 9 बजे से पहले चॉकलेट खा लेते हैं, हैप्पी हार्मोन्स जागते हैं। बिल्कुल ली जा सकती है। आप अपने डेली कैलोरी काउंट के मुताबिक अगर उसका इंटेक करते हैं एंड यू टेक अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड अ डेली वॉक, देन ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फील करती है। तो इरिटेबल पर्सन जो है उसके लिए ये है कि वो अपने आप को फिज़िकली एक्टिव करे। जिस सिचुएशन में बैठा हुआ है उस कमरे में, हम एक ही माहौल के अंदर रहने के आदी होते हैं, एक ही कमरा है, उसमें एक ही बेड है या एक ही सोफा, हमने सारा दिन उठना है और उसके ऊपर ही बैठना है। डेली मॉर्निंग में हमने वही काम करना है, उठ के सामने न्यूज़ लगा लेनी है, टीवी देख लेना है या कोई ड्रामा देख लेना है, खाना खाना है टेबल पे, लोगों को मूड दिखाना है, आप फिर चले जाना अपने ही घर में डिफरेंट स्पॉट्स जो है उसको डेली मॉर्निंग में उनको यूज़ करना शुरू करें, तो चेंज ऑफ रूटीन जो है वो भी आपके मूड को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर आप डिप्रेशन या किसी ट्रॉमे का शिकार है तो खुल के इलाज करवाइए। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हम डिप्रेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये डिप्रेशन हमें अब दूर करना होगा अपनी ज़िंदगी से। प्रेगनेंसी नहीं हो रही, औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं। ऐसे ही है, मर्द हजरात भी बहुत ट्रॉमा ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई अभी तक जो है औलाद का जो है ना, हमें कोई ख़बर नहीं मिल रही, हमें कोई खुशखबरी नहीं मिल रही, तो वो भी बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। 2 मियाँ बीवी के भी रिश्ते ख़राब हो जाते। तो इस तरह के बहुत सी छोटी छोटी बहुत सारी बातें। 2 मिनट है आपके पास, मैं चाहूँगी कुछ एक 1 लाइन में डिप्रेशन की ट्रीटमेंट और एक एक्सरसाइज बता दें। डिप्रेशन दोस्त क्या कर सकते हैं, फैमिली क्या कर सकते हैं, खुद क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? डिप्रेशन जो है वो सिर्फ एक पर्सन को नहीं होता, पूरी फैमिली को होता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक भी अगर उसमें पर्सन जो है वो उस चीज़ से गुज़र रहा है, उस सिचुएशन से गुज़र रहा है, उस ज़हनी जो हम आहंगी है उसमें बेरब्तगी आ गई, उसकी वजह से गुज़र रहा है, तो पूरी फैमिली जो है वो डेफिनेटली अपसेट होती है, घर का माहौल ख़राब होता है। सबसे पहले जो पर्सन डिप्रेसिव है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ इन द नीड ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसा इंसान जो है उसको पहले खुद एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे अंदर कमी है या ज़्यादती है, और मैं उसको किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। अगर आपको पता है कि आपके अंदर ये एक वल्नरेबिलिटी है कि आप डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ जा रहे हैं या आपके अंदर डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप उसका इलाज करना शुरू करें, उसके लिए असिस्टेंस सीख करना शुरू करें। एक कोने में बैठे रहने से, आंसू बहाने से या सैड सॉन्ग सुनने से आपकी कंडीशन जो है उसमें किसी तरह से बेहतरी नहीं आएगी। यू नीड साइकोलॉजिकल असिस्टेंस फॉर इट।
घर वाले जो है उनको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि जो पर्सन सामने बैठा है वो अगर बेवजह जो है वो रो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रामे कर रहा है, क्योंकि आमतौर पे हमारी सोसाइटी में लोग जो ये कहते हैं जो तो ड्रामा इसका रोज़ का काम है। रियलाइज़ करें कि डिप्रेशन वाकई एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसके लिए हेल्प की ज़रूरत है। अपने पेशेंट को, अपने फैमिली मेम्बर को जो इस एपिसोड से गुजर रहा है उसका ख्याल करें, उसको टाइम दें, बिकॉज़ टाइम जो है और उसको सुनने का जो है मौका दें कि आप उसको सुन रहे हैं, तभी आप उस पर्सन की कंडीशन में भी बेहतरी ला सकते हैं और घर के माहौल में भी बेहतरी आ सकती है। ओवरऑल अगर इसकी टेक्निक की बात करें तो डिप्रेशन की जो बेहतरीन इलाज होता है, जो मतलब इंस्टेंट रेमेडी है, एक होती है एरोमा थेरेपी, जिसको आप कहते हैं कि अच्छी जो फ्रेगरेंसेस हैं उस तरह की फ्रेगरेंसेस अपने आसपास अगर आप ज़्यादा रखते हैं, जैसे लेवेंडर है या लाइट फ्रेगरेंसेस जो हैं, तो वो आपके मूड को इलेट करती है। आपके ऐसे सूंघ लो तो नींद भी बड़ी आती है, नींद भी बड़ी आती है। वेरी नाइस। तो इट्स समथिंग विच रिलैक्सेस यू फ्रॉम इनसाइड। आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होना शुरू होते हैं। इसके अलावा रेगुलर वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपकी बॉडी जो है उसका ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, तो आप एंजाइटी और डिप्रेशन में से एक और बाहर चीज़ निकल लगता है, सकते हैं। नमाज भी ज़रा रेगुलर कोई खास ये तौर तो पे जो सबसे डिप्रेशन पहले की है। नमाज भी पढ़ लें, स्पिरिचुअल अल्लाह से भी दूरी ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट कॉल ले लेती हूँ मैं, टाइम क्योंकि कम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, मैंने एक चीज़ करनी थी, जैसे आपके बयान कर रही हूँ डिप्रेशन की, जिनको डिप्रेशन होना उनको ना वो जैसे वो उनको चाहिए कि यहाँ उसको वो बच्चों से खेले, बच्चे नहीं है घर में आपके, अब वो कार्टून होते हैं ना, जैसे हम बच्चों को दिखाते, एक कार्टून है टॉम एंड जेरी, आपने भी छोटे होते हुए देखा होगा, बहुत अभी तक देखते वो लगा लो जी, वो लगाएं। आज तक मैं इतनी उम्र गुजरी है मेरी, मैंने जब भी कभी वो ये कर लिया यहाँ जरूरत पाके कि ये बस ये दो चीजें, और मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे बस के ना सुकून कोई नहीं मिला, उससे तो मेरा हर चीज हमारी यानी कि माशाल्लाह दफा हो जाती है, सुभान अल्लाह, जहन जो है ना एकदम फ्री हो जाता है सुभान कि अल्लाह नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं जी। है। वो मैं तो सब अभी कुछ डॉक्टर कर साहब ने हम सकती लोगों हूँ, ने यही उनको बात कुछ की कि ठीक है। नमाज भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो। बेटा नमाज तो आप पढ़ते हो, मैं एक आपको नमाज से 5 वक्त की नमाज तो आपको हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। बेशक आपको लगता है, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि अगर बैठे हो ना कि अगर सोचे परेशान करती है, तो एक तो आप दरूद पाक पढ़ें, ठीक है। दूसरा आपको अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, आप ये टॉम एंड जेरी छोटा सा कार्टून है, ये देखें, आप देखें कि आप वो बच्चों या बच्चे हैं उनके साथ खेलने, आप बिल्कुल आप लगेगा आप बच्चों में खेलते हुए खुद बच्चा महसूस करे। हाँ, मैं वाकई ये वाली चीज़ इंजॉय करती हूँ, शी इज़ सो राइट। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ खेलते नहीं है। मुझे आपकी कॉल बहुत अच्छी लगी, बात आपने बहुत पॉजिटिव की, थैंक यू सो मच। ये 2-3 इन्होंने भी पॉइंट्स बताए, बड़े अच्छे थे, हेल्दी थे। आई थिंक इस चीज़ से इन्होंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ को, तो इसीलिए इन्होंने वो प्रैक्टिस हमारे साथ शेयर भी की। दैट इज़ वेरी हेल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। आई होप हम अपने डिप्रेशन से निकल सकें, और जिस तरीके की प्रैक्टिस, एक्टिविटीज़ और जो वॉक वगैरह जो चीज़ें आपने बताई हैं हमारे इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए, और स्पेशली द लाइफस्टाइल एंड द हेल्दी डाइट, यू नो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल का सर्कल बना लेंगे, देन आप वाकई डिप्रेशन का शिकार नहीं रहेंगे। और बाकी जो कॉलर थी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल बहुत मायने रखती है। ये पॉइंट्स भी आपके बहुत अच्छे हैं जो आपने एज प्रैक्टिकल हमें करके बताएं और आपकी लाइफ का हिस्सा है, तो थैंक यू। और हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाने वाली हूँ, और ये कहानी जो है आपके दिल को छू जाएगी। इस कहानी से आप अपने आप को जोड़ें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये कहानी गौर से सुनिएगा। नाज़रीन, कहते हैं जब जुनून, लगन, आपका पैशन बन जाए, तो इंसान हैरत अंगेज़ करिश्मे जो है वो करना शुरू कर देता है। रास्ते पथरीले हों और मंजिलें कठिन, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। ज़िंदगी की मुश्किलात के समंदर को पार कर कर, तैर कर वो आगे अपनी जो मंजिल है उसको पा लेता है। तो लहरें जो है उसमें डूबने के बजाय इंसान के आगे लहरें भी जो है ना वो कहती हैं कि हमने हार मान ली, तुम जीत गए। पाँव में छाले और टूटे बदन के साथ भी लड़खड़ाते कदम और लरसता अज़म जो है ना,
जब मंजिलों की तलाश में भटकता है नाज़रीन, तो इसमें बिजली सी गूंज जाती है जो उसे पहाड़ जैसा हौसला देती है। फिर वो इंसान लहरों के रहमो करम पर बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि सीना तान कर हर तूफ़ान के सामने डट कर चलता है। जब मुश्किलात को रोकता, ख़त्म करता, फातेह की तलाश में निकलता है, तो कामयाबी जो है ना उसके कदम चूमना शुरू कर देती है। कुछ ना होने पर मायूसी का मातम करने के बजाय जब कुछ पाने की लगन, तमन्ना आपके दिल में आ जाए ना, तो दुनिया में वही शख्स, वही औरत मुकाम पाती है। सीना तान कर अपनी कामयाबी का जश्न मनाता है। जेब में पैसे हो या ना हो, खाना पेट भरकर खाया हो या फाका कश हो, अगर सीने पे ख्वाहिशों के ज़ख़म हो या तानों के चर्चे, सब मेहनत और लगन का जज्बा अगर साथ होना, तो ये बहुत गहरे ज़ख़म होते हैं ना, जहरीले ज़ख़म होते हैं ना, वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तंस और ताने, ये जो सीना है ना उस पर तमगे सजाते हैं। जो इंसान अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करता, तो सर उठाकर जीता है माशरे में। गुट गुट कर नहीं मरता और सीना तान कर कहता है, मैं हूँ नाकाबिले शिकस्त, मैं हूँ चैम्पियन, मैं हूँ अरशद नदीम। मैंने अपने ज़ोरे बाजू के बलबूते पर दुनिया भर के सामने अपने मुल्क का झंडा जो है वो बुलंद किया है। मैंने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीत कर दिया, और सबसे बढ़कर मैंने अपने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। हाँ जी, अरशद नदीम ही है जिन्होंने अपनी गांव की गलियों में आय हाय 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 अपना आप तलाश करना शुरू कर दिया। खेतों खलियानों में दौड़ते दौड़ते पाँव के छाले हैं, जिस्म में पसीना तो बहुत आया होगा, मगर देखें आप, लगन के सामने उसकी थकन जो है ना वो हार गई। मेहनत और जज्बे के सामने मुश्किलात ने तो सर झुका दिया। मायूसी और नाउमीदी ने अरशद नदीम के सामने घुटने टेक दिया। उसके कोच ने उसका हाथ थामा और उसकी कमर पे थपकी और उसे चांद तारे तोड़ कर लाने का एक जो सबक है वो पढ़ा दिया। अरशद नदीम 18 बरस की उम्र में चैम्पियन थ्रो का कौमी मतलब जेवेलियन जो चैम्पियनशिप थी उसका ये कौमी चैम्पियन बन गया। क्या बात है, जेवेलियन थ्रो का कौमी चैम्पियन बनना कोई आसान बात नहीं थी। साउथ एशियन गेम्स में उसने गोल्ड मेडल जीतकर सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया इतना इजीली। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने जो है ना 90 मीटर जेवेलियन थ्रो का एक रिकॉर्ड बना लिया। और गुज़िश्ता अब टाइम पे अभी देखें कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो सिल्वर मेडल जीता वो दुनिया भर से दाद वसूल कर रहे हैं माशाल्लाह से। अहले वतन ने उन्हें कंधों पे उठा लिया है, सर आँखों पर बिठाया है और वो खुशी और फ़ख्र से कौमी हीरो का तमगा अपने सीने पे सजाए, सीना तान कर सबका हीरो बन गए, सबके दिलों की धड़कन बन गए। पाकिस्तान की सबसे जो मकबूल सेलुलर फ़ोन यू फ़ोन जी और PTCL, इन्होंने अरशद नदीम की अजीम कामयाबी का जश्न भी मनाया। इसकी जद्दोजहद जो है, इनकी जो कहानी है उसको फ़िल्म बन कर एक ख़ूबसूरत कहानी पेश की, खराज तहसीन पेश किया। यू फ़ोन का पैगाम है, तुम ही तो हो। हमें यकीन है अरशद नदीम इस बार फिर पेरिस ओलंपिक्स है उसमें चैम्पियन तुम ही तो हो। आइए अपने हर दिल अज़ीज़ अरशद नदीम की कहानी देखते हैं जो यूफ़ोन और PTCL ने बनाई है। तो ये पैकेज देखिए, ये स्टोरी देखिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाना और मैं आपको कहूँगी अरशद नदीम, PTCL और यूफ़ोन तीनों को सलाम।
जवान नातान, इतना इमोशनल, मुझे तो रोना आ रहा था, मैं तो रोंगटे खड़े हो गए। इतना मोटिवेशनल, वाकई घबराना बिल्कुल भी नहीं, आपने सीना तान के खड़ा होना है। कितनी खूबसूरत इसकी कहानी जो है वो कैमरा बंद की है इन लोगों ने। आई जस्ट लव्ड इट। PTCL यूफोन आपको सलाम है, कितना खूबसूरत, कितना इमोशनल, इतनी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो। आई जस्ट लव्ड इट, सीरियसली आपको सलाम है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, कल जैसे मैंने अपने शो पे अपने इंट्रो में ये शिकायत की थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी, मैं घर से निकली हूँ तो मैं ऑनलाइन बिल जमा करा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर पे थी कोई नहीं, मैं तो लंदन थी, ठीक है, और मैंने अपने शोज़ रिकॉर्ड करवा दिए थे पहले ही, तो मैं घर पे नहीं, सारा स्टाफ छुट्टी पे, सब कुछ, कोई बिजली नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं, कोई AC नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई बत्ती नहीं। फिर आपका ये लाख रुपए का बिल कैसे बनता है? मतलब मेरा 98,000 समथिंग कुछ अमाउंट का बिल आया, ऑलमोस्ट लाइक लाख रुपए ही हो गए। तो ये क्यों? मैं तो थी ही नहीं पीछे, जब मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि भाई मैं घर पे थी नहीं, मेरे बिजली के इतने ज़्यादा यूनिट्स, इतने बिल जो हैं वो क्यों आए। तो मैं ये सोच रही थी कल सारा दिन, मैं ये सोचती रही कि ये तो हर बंदे की स्टोरी है, हर घर की स्टोरी है, पर ये तो सबके साथ हो रहा होगा। बस ये कि कभी कभी हम बिल नहीं देखते, कभी हम चीज़ नहीं देखते, हमें समझ कोई नहीं आती, कभी हम यूनिट का मीटर नहीं देखते। एनीवे, तो इस वजह से हमसे ये गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ, या हमें समझ नहीं आता और हम बिल पे कर देते हैं, बिल चोरी हो रहा है, क्या हो रहा है, यूनिट बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मैंने कल ही प्लान कर लिया था कि आज हम यहाँ पर जो है ना शायद सिप्रा साहब को बुलाएंगे, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, और इनको बहुत ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों की जो है नॉलेज है। मैंने कहा कि मैं इनको दावत दूंगी, आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब। और आप जो है एक और मेहमान मेरे साथ इन्हीं के बराबर में तशरीफ़ फरमा है, इलियास भट्ट साहब हैं, हॉकी प्लेयर भी थे ये और ओलंपियन हैं, इतने सारे मेडल्स इन्होंने जीते, मगर इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी आपको भी सुनाती हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने कितने मेडल्स जीत लिए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान हॉकी टीम में 1987 में आया था और 1992 तक खेला हूँ पाकिस्तान। ठीक है। वो कंटिन्यू खेला हूँ, जितने भी इवेंट थे उसमें वर्ल्ड कप था, ओलंपिक था, एशियन गेम्स थी, एशिया कप था, चैम्पियंस ट्रॉफी थी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप था। 5 मेरे पास इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 2 हमने इंडिया में जीते थे, हमने एक एशिया कप और एक इंदिरा गांधी गोल्ड कप। एक चाइना में जीते थे, एक हम हॉलैंड में जीता था गोल्ड मेडल, और एक अमेरिका में था जॉन फॉर कैनेडियन हॉकी टूर्नामेंट इंटरनेशनल, उसमें गोल्ड मेडल था मेरा। तो अभी ये जो आपकी स्टोरी है, ज़रा मैं चाहूँगी लोगों तक भी शेयर करें, इतनी सीनियर पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, आप जैसे लोग एक्चुअली और पाकिस्तान ने आपको क्या नहीं दिया वो बताना है आपने। मैं एक्चुअली अपने गवर्नमेंट से अपील भी की है मैंने, सदर आसिफ जरदारी साहब से, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब से, और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से, चीफ मिनिस्टर से, कि मेरी माली दाद रसी की जाए ताकि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं। ये मेडल जोन से हैं, ये पाकिस्तान की अमानत हैं, ये अगर मेरी किसी ने दाद रसी ना की तो मेरे पास फिर एक गुर्दा है, मैंने आगे भी पहले बोला था कि गुर्दा है, गुर्दा बेच के मैं अपनी जोन से अपनी कफ़ालत अपने बच्चों की कर सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो पूरी कर सकता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे 2 बेटियाँ। और किस एज के हैं? छोटे हैं अभी, बहुत छोटे हैं अभी। तो उनकी तालीम, अखराजात? नहीं जी, मेरे बच्चे स्कूल से नहीं जा रहे क्योंकि वो पैसे नहीं है, सीधी सी बात है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। हमारे जैसे जो शुरफा है ना, इतना बड़ा नाम है, आप मुल्क को इतना कुछ दिया है आपने। सफ़ेद पोश जो लोग हैं ना, वो पहली को आने को डरते हैं। वो इसलिए कि जब पहली आती है तो उनको पता है कि हमने बिजली का बिल देना है, किराया देना है, सुई गैस का बिल देना है, बच्चों की फीसें देनी है, खाने पीने की तो बाद में बातें आती हैं। तो हमारे पास तो खाने पीने की चीज़ें पैसे नहीं होते, तो हमने बिल कहाँ से जमा करवाना है और बच्चों की फीसें कहाँ से जमा करवानी है, ये तो रब ही जानता है। तो दोनों बेटे, दोनों बेटियां बिल्कुल तालीम से अभी? नहीं, एक बेटी तो बहुत छोटी है, 2-2.5 साल की है। अच्छा। 2 बेटे और 1 बेटी है जो घर में बैठे, दोनों माशाल्लाह कुरान हाफिज़ हैं, लेकिन मैं उनकी तालीम जो उनसी है वो पूरी नहीं कर सका मैं, जिसकी वजह से वो घर बैठे हैं, वो भी एहसास कमतरी में है। तो मैंने तो गवर्नमेंट से बड़ी अपील की है कि कोई अल्लाह वाला बंदा, कहीं से कोई जवाब आए जो अपने किसी ने मुझे अभी तक मरीम नवाज जी को किसी गवर्नमेंट के किसी अदारे से कोई, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब के भी ऑफिस गया हूँ,
उन्होंने भी मिलने 12-13 दफ़ा गया हूँ, वो भी नहीं मिले मुझसे। अपना हॉकी फेडरेशन जो मेरा घर है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वहाँ गया हूँ, वो तो मिलने के वो दरवाज़ ही नहीं है। तो जो जिस पे बीत रही होती है ना, वही पता होता है उसको कि उसने क्या करना है तो क्या करना है। अब बिल जो इतना कुछ दिया उन्होंने पाकिस्तान को, मेडल्स दिए, नाम कमा के दिया, पाकिस्तान का सर बुलंद किया, उनका झंडा लहराया। पाकिस्तान ने उनको क्या दिया? 76 रुपये यूनिट, जो सबसे महंगी तरीन बिजली है, ये दे दिया है सिपरा साहब। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है बुज़ुर्गों की बात सुन के कि वो कब 87 जब हम लोग पैदा हुए थे तब से वो उन्होंने खेला इस चीज़ को और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन आज जिस घर का जिक्र कर रहे हैं कि उसके दरवाजे उन पे बंद हो गए हैं, ये बड़ा अफसोस का मकाम है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि कोई अगर पाकिस्तान की बका के लिए या पाकिस्तान का नाम रोशन जब भी कोई करेगा, आप देख लें, फ़नकारों को देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कसम पुरसी की हालत में इस दार फ़ानी से कूच कर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में मेरे ख़्याल में जो इस तरह के हीरोज़ हैं, इनके लिए कोई ना कोई वजीफ़ा मुंतखब होना चाहिए, मुकर्रर होना चाहिए मंथली। देखें, हाफ़िज़ कुरान से बड़ी तालीम कौन नहीं है, लेकिन साथ में दीनी दुनिया की जो तालीम है वो भी बड़ी ज़रूरी है, वो होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल संवर सके, आगे शादियाँ, बच्चे, सारी चीज़ें। पाकिस्तान का नाम ऊपर गया ना, कितने देखें, ये देखें इतने सारे मेडल्स पड़े, ये बड़ा आसानी से कह देना है कि ये मेडल मैंने जीता, ये जीता, ये आसान नहीं है। और दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 76 रुपये यूनिट के हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी है। आप देख के दुख हो रहा है, मैं आपको बताऊं सीरियसली यार, ये सारे पकड़ने हैं, सब पाकिस्तान को दिए हैं। जी सर, ये जूनियर वर्ल्ड कप है, ये इधर और भी हैं। मैं अभी ब्रेक पे आपको सारे मेडल सीधे करके दिखाती हूँ, ठीक है? एक ब्रेक लेती हूँ, फिर मैं आपको मेडल दिखाती हूँ सीधे करके। ये वो सारे मेडल्स हैं जो भट्ट साहब ने पाकिस्तान को दिए। ये वो इंसान है जिन्होंने ये सारे मेडल्स पाकिस्तान को दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इंटरनेशनल मेडल्स हैं, और ये 2 जो हैं सर, ये डोमेस्टिक है, नेशनल चैम्पियनशिप, और ये पंजाब, ठीक है। इसमें से ये जितने भी मेडल्स हैं ना, इट्स फॉर सेल, ये सेल के लिए है, ये बेच रहे हैं। और इसके साथ ये जो जगह खाली है ना, यहाँ पर एक गुर्दा भी रखने वाले हैं, वो एक गुर्दा भी रख रहे हैं। ये मेडल्स हैं और यहाँ पर उनका गुर्दा है। ये मेडल्स ऐसे नहीं आते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना खून पसीना, अपने घर के सेक्रीफाइसेस हैं, मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल की, उसके बाद ये एक मेडल आता है। एक सारी ज़िंदगी इन्होंने इन मेडल्स को अपने दिल से लगा के रखा, लेकिन अब वो सारे कहते हैं कि बेचने हैं। एक बिजली के बिल के लिए मेडल्स, गुर्दा बेच रहे हैं, एक बिजली के बिल के लिए। क्या दिया उन्होंने पाकिस्तान को, और पाकिस्तान क्या दे रहा है इनको? किसी ने बिन बताए इनके बिजली का बिल जमा करा दिया, नाम भी नहीं बताया। अगर चलो एक बार आगे, 4 बच्चे छोटे छोटे, 2 मियाँ बीवी हैं, 2 कमरों का घर है, पंखा है, कूलर है, कैसे गुजारा करते होंगे, आगे कैसे चलेगा? अपने जिस्म की आर्गन्स और ये मेडल्स बेच दें, इनके लिए कुछ नहीं किया हुकूमत ने। हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम इनके लिए आवाज़ उठाएं। जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल हीरोज़ हैं, हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या कुछ किया। ये देखें, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि गवर्नमेंट प्लीज़ इसको गौर से देखिए, सोचिए, इधर जज्बा भी देखिए कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान के झंडे को सर बुलंद करने के लिए, और आज अपने बिजली का बिल पे करने के लिए उनको अपना गुर्दा बेचना है, उनको अपने मेडल्स बेचने हैं। शर्मनाक बात है। सिपरा साहब, मेरे से तो बात ही नहीं हो रही, मैं आई एम फ्रीजिंग माई लाइक, बिल्कुल मेरी बॉडी ठंडी हो गई है, मैं लिटरली काँप रही हूँ। ये वक्त, मैं आज आर्टिस्ट हूँ सिपरा साहब, एक बात है, कल को मैं मर जाऊँ, मेरे साथ भी ऐसी होगा, मैंने भी अपनी ज़िंदगी लगाई। ये तो वो हैं जो हीरो हैं, इन सब के साथ ये
हम क्यों मजबूर हैं इतनी महंगी बिजली लेने के लिए, मुझे बताएं ना। देखें, इसका बेसिकली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बहुत सारे फ़नकार ऐसे हैं जो इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए इस हालत में, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन ये जो एक बिजली का बिल जो हर महीने आपके घर में डिलीवर हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों को नफसियाती मरीज़ बना रहा है। ये साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, लेकिन ये अब घर घर की कहानी है। और एक लफ्ज़ इन्होंने बोला कि सफ़ेद पोश, और इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो सफ़ेद पोश है, जिसने अपने घर का गुजर बसर भी करना है, जिसने बिजली के बिल्स भी अदा करने। और 1,00,000 रुपये 80,000 ये आज से साल पहले होता था कि कोई बहुत आसाइश वाली जो ज़िंदगी गुजारा है बंदा, ये उसका बिल है। लेकिन ये 70-80 हज़ार अब रूटीन का बिल है, कम अज़ कम 12-15 हज़ार बिल है। तो हुकूमत ने जो 2 दफ़ा टैरिफ चेंज किया है, अब मुझे बताएं कि 48 रुपये का टैरिफ हो गया है, 35% उस पर टैक्सीज़ हैं, उसके साथ आपका FPA है, उसके साथ आपका क्वार्टर टैरिफ है, ये सब मिलता है। तो आप 70% तकरीबन आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, 30 to 35% आप टैक्सीज़ दे रहे हैं। लोगों को इस वक्त बिल अदा करना इतनी मुश्किल हो चुकी है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो आपके आगे भी हाथ, मेरे आगे हाथ ना जोड़िए, विफाक के आगे, विफाकी हुकूमत के सामने हाथ जोड़िए। मैं आपके आगे भी हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ें। ले जी, मैं भी जोड़ लेता हूँ। तंग आ गए खुदा की कसम, हम किधर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम किधर, हम किसके आसरों पे जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, कैसी कैसी खबरें मिल रही हैं सुनने को। किस चीज़ की सज़ा है हमें? हम थोड़ी सी अयाशियाँ करने के लिए है इस तरह, जिनको फ्री यूनिट मिलते हैं वो कम कर दें। ये हाथ मेरे जुड़े ही हैं, खुदा के लिए कुछ रहम कीजिए। ये जो IPPs है ना हमारे, जो हमारे मुल्क में लगे हुए हैं, उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ अपील करती हूँ कि बस कर जाएं, अपनों का भी ख्याल कर लें, खुदा के लिए। कमा लिए पैसे, जितने पैसे कमाने थे कमा लिए हैं, ये सिचुएशंस में हम पे रहम करें खुदा के लिए। मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा, ये बस हाथ जुड़े हुए हैं मेरे। बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं।